वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया है, एक चीज दिमाग में जरूर रखना कि यहां से पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यहां से सिर्फ एक ही चीज दिखाई देना चाहिए, वो है रेलवे में नौकरी। इतना ज्यादा आपने टाइम दिया है, 2019 में जो है नोटिफिकेशन आया था, ये 2022 चल रहा है। इतना ज्यादा टाइम, इतना ज्यादा हार्डवर्क, इतना ज्यादा पेन, इतना ज्यादा इमोशंस, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट, उसके बाद आप यहां तक पहुंचे हैं। यहां से पीछे मुड़ के नहीं देखना, यहां से सिर्फ एक ही चीज दिखाई देना चाहिए, वो क्या है? वो है रेलवे में नौकरी। इसीलिए हमने अपना 100% दिया है। बेस्ट 1000 क्वेश्चन आपके लिए जो है यहाँ पे फ्रेम हमने किया है, ताकि आपको जो है एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपको भी अपना 200% देना पड़ेगा। यहाँ पे कम से कम 15 से 18 घंटा जरूर मेहनत करें, ताकि आपको रेलवे में नौकरी मिलके ही रहे। ये जरूर आपको सोचना है, क्योंकि आपने जो है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो हम ये बिल्कुल समझ के चल रहे हैं कि हाँ, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा अच्छे से रिवीजन करना है और कुछ एडवांस चीज़ों को पढ़ना है। इसीलिए जो है यहाँ पे हमने 1000 बेस्ट क्वेश्चन को आपके लिए फ्रेम किया है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, यहाँ पे हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया है। उस प्लेलिस्ट का नाम बिल्कुल याद रखना है, जनरल अवेयरनेस फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2। यहाँ पे सारे आपको जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 1000 पूरे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक ही वीडियो में 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपके लिए भी आसान हो और हमारे लिए भी आसान हो, इसीलिए हमने जो है क्या किया है, एक वीडियो में 200 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। 5 वीडियो में जो है पूरा 1000 क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाएगा। तो 5 से 6 जो है वीडियो लगेगा मैक्सिमम, और वहाँ पे जो है आपका पूरा 1000 क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। कोशिश ये करना कि 3 दिन में ये पूरा 1000 क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लें, समझ लें कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, और अच्छा से यहाँ पे पढ़ के एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करें। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है, जनरल अवेयरनेस फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। याद रखना, हर एक वीडियो में 200 क्वेश्चन आपको बेस्ट 200 क्वेश्चन मिलेगा, और 1000 हमने बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा बात जो रहेगा वो बस आपको बताना है कि जनरल अवेयरनेस तो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए जनरल साइंस का जो एक पूरा लंबा सा जो हमारा वीडियो है, जिसमें हमने लगभग 700 से 1000 क्वेश्चन लिया है, उसका एक जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप पूरा एक वीडियो में जो है जनरल साइंस भी अच्छा से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले जनरल अवेयरनेस अच्छा से देख लेते हैं, ठीक है? पूरा 1000 क्वेश्चन आप अच्छा से प्रिपेयर कर ले। उसके बाद जो है जनरल साइंस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाके उसे भी आप बिल्कुल कवर अप कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? तो पहला इकोनॉमिक सेंसस जो है कब कंडक्ट करवाया गया था? ये जो है 1977 में कंडक्ट करवाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और ये भी क्वेश्चन अब बन सकता है कि किनके द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। तो ये जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये कंडक्ट करवाया गया था। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया था। इन ऑनर ऑफ विच सेंट डिड अकबर बिल्ड फतेहपुर सिकरी? तो फतेहपुर सिकरी ये आपको इंपॉर्टेंट जरूर है, आपको पता होगा कि ये सेकंड कैपिटल हुआ करता था मुगलों का, और अकबर ने जो है इसे बनवाया था। तो ये जो है किनके ऑनर में बनाया था? ये जो बनाया गया था, ये शेख सलीम चिश्ती जो है सूफी सेंट हुआ करते थे, तो इनके जो है ऑनर में ये बेसिकली शहर बनाया गया था। Who among the following was the first Indian to unfurl the tricolor on foreign land? तो हमारा जो तिरंगा है, इसे फहराने वाले फॉरेन लैंड में सबसे पहले इंडियन कौन थे? तो ये थे विकायजी कामा। ये बिल्कुल याद रखना, ये नाम विकाजी कामा जो थे, सी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू अनफ्लोर द ट्राई कलर ऑन फॉरेन लैंड। कौन से कंट्री में? क्वेश्चन ये भी बन सकता है, याद रखना, नोट डाउन कर लें, जर्मनी में, ठीक है? जर्मनी में इन्होंने जो है पहली बार जो है हमारा तिरंगा फॉरेन लैंड में अगर देखा जाए तो जर्मनी में फहराया गया था। Which of the following animal does not find a place in national emblem of India? नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया जो है अगर हम देखें तो अशोक स्तंभ जो है यहाँ से लिया गया है। ये जरूर ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पहले बन चुका है। तो कौन सा एनिमल हमें यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा? राइनो देखने नहीं मिलेगा, बुल देखने मिलेगा, हॉर्सेस भी है, लायन भी है, इसके अलावा एलिफेंट भी है, लेकिन राइनो हमें देखने नहीं मिलेगा। लूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट? तो लूसीफर जो है ये कौन से प्लैनेट का नाम, बेसिकली कौन से प्लैनेट का नाम लूसीफर भी दिया गया है बेसिकली? तो ये जो है वेनस का नाम जो है लूसीफर दिया गया है। देखिए पूरा एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, और पूरा वीडियो को देखना, पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसी तरह हमने आपके लिए फ्रेम किया है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो पूरा लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आ रहा है ना, एक लाइक जरूर कर देना। तो इससे ये समझ में आएगा हम जो मेहनत कर रहे हैं ना, हम जो अपना 100% दे रहे हैं ना, ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा है, और इसे देख के आप अपना 200% देने वाले हैं और एग्जाम बिल्कुल निकालने वाले हैं। तो इसलिए जो है एक लाइक जरूर कर देना। हुआ द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया का। ऑन विच लेक इज वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड? तो वर्ल्ड का एकमात्र जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है ये कहाँ पे है, कौन से लेक पे है? ये डल लेक में प्रेजेंट है। हाउ मेनी डिग्री डज अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर? तो अगर हम 24 घंटा में देखें, 24 आवर में देखें, तो अर्थ जो है 360 डिग्री जो है ये रोटेट होती है इन इट्स ओन एक्सिस। तो इसे डिवाइड कर देते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 24,
ऑलमोस्ट अगर देखें 360 डिग्री 24 आवर में ऑलमोस्ट जो है ये रोटेट करती है इन इट्स ओन एक्सिस। डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो 1 आवर में कितना होगा, 15 डिग्री ये रोटेट करती है इन इट्स ओन एक्सिस। सैंडलवुड ग्रोज इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो सैंडलवुड जो है ये कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ये टॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में जो है ये पाए जाते हैं। ये है जम्मू एंड कश्मीर। दशैन इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ, तो दशैन ये एक बात याद रखना, दशैन जो है ये हिंदू फेस्टिवल है, हिंदू फेस्टिवल है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द फॉरेन लैंड, तो दशैन जो है हिंदू फेस्टिवल है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नेपाल में। नेपाल का ये लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द विजिटर टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन्हें कहा जाता है ही इज द विजिटर टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आपके लिए पूछा जाएगा, जहाँ से जो है एग्जाम में भी क्वेश्चन बिल्कुल देखने मिल सकता है, तो कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना। जितने भी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके चांसलर बेसिकली जनरली किन्हें बनाया जाता है, इसका सही जवाब आपको देना है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके चांसलर जनरली किन्हें बनाया जाता है, सही जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच हैज़ प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चांसलर, तो एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसके जो प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर को जिसमें जो है चांसलर बनाया जाता है, ये है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जो चांसलर बनाए जाते हैं ये बेसिकली इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे बनाया जाता है। और जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, इसके चांसलर अगर हम जनरली देखें तो ये गवर्नर को बनाया जाता है। ये सारी चीज़ याद रखना, एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड, तो पहली बार राज्यसभा कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 1952 में पहली बार जो है ये राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड एक्सेस टू इंटरनेट ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात जरूर ध्यान रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आर्टिकल और अमेंडमेंट ये पढ़ के ही जाना है। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ के ही जाना है, क्वेश्चन बनेगा। इसीलिए हमने क्या किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चन बना है ये 1000 क्वेश्चन में आपके लिए लिया ही लिया है। भले ही इन डेप्थ डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आर्टिकल 19 में जो है ये बेसिकली कहा गया है इंटरनेट जो है ये बेसिकली फंडामेंटल राइट जो है ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 140 जो है बेसिकली आर्टिकल 140 जो है इसमें डिस्क्राइब किया गया है एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जयप्रकाश नारायण म्यूजियम ऑफ सोशलिज्म इज सिचुएटेड इन, तो जयप्रकाश नारायण म्यूजियम ऑफ सोशलिज्म जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो जयप्रकाश नारायण म्यूजियम ऑफ सोशलिज्म जो है ये लखनऊ में सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स हैं कहाँ हैं ये बिल्कुल जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज पाकिस्तान कंस्ट्रक्टिंग ए डैम नेम दैमार बसा डैम, तो दैमार बसा डैम जो है ये बना रहा है पाकिस्तान, कौन से नदी के ऊपर में, इंदस रिवर के ऊपर में जो है ये बनाया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये जो है 1921, ये ईयर जरूर याद रखना। दिस ईयर इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऐसे क्यों, क्योंकि एक बात आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो सेंसस आता है ना हर 10 साल में आता है, तो 1921 में जो सेंसस यहाँ पे जो रिलीज किया गया था इसमें देखा गया था पॉपुलेशन ग्रोथ में जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखा गया था, इसीलिए इस ईयर को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ईयर जरूर याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूनिक भी है। बलबन वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच रूलर, तो बलबन जो थे ये कौन से डायनेस्टी थे, सबसे पहली बात ये स्लेव डायनेस्टी से जो है ये थे। प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा हमने मॉडर्न वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, बेसिकली वजीर उस समय ये थे, तो ये जो थे नसीरुद्दीन मोहम्मद के जो है ये वजीर थे। भले ही नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है ये उस दौरान किंग थे, लेकिन रियल पावर जो है ये बलबन के द्वारा एंजॉय किया जाता था, ये उनके वजीर हुआ करते थे या फिर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लीव्ड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट, क्वेश्चन को सिंपल में अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा टैक्स जो है सेंट्रल के द्वारा नहीं लिया जाता है बल्कि स्टेट्स के द्वारा लिया जाता है, तो स्टैम्प ड्यूटी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये कलेक्ट किया जाता है। रंगघर वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एम्पी थिएटर वॉज बिल्ड बाय द किंग ऑफ विच डायनेस्टी, तो रंगघर जो है ये एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्पी थिएटर है। सबसे पहली बात इस इंफॉर्मेशन को जरूर याद रखना, ठीक है। कौन से डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था, ये अहोम डायनेस्टी के दौरान जो है बनाया गया था। कौन से किंग के द्वारा बनाया गया था, कौन से अहोम किंग के द्वारा बनाया गया था, क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, प्रमता सिंघा के द्वारा बनाया गया था। PRAMATTASINGHA इनके द्वारा ही बनाया गया था। यहाँ पे स्पेलिंग भी बिल्कुल आपको बता दिया जा रहा है ताकि नोट डाउन बिल्कुल आप कर लें। कालारिप्पा यातु, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे गलती हो सकता है, इज मार्शल आर्ट ऑफ, तो ये जो मार्शल आर्ट है कि कौन से स्टेट का है, ये बेसिकली केरला का जो है ये मार्शल आर्ट है। व्हाट इज द पास ऑफ साउदर्न एंड ऑफ नीलगिरी हिल्स कॉल्ड,
तो साउदर्न एंड का जो साउदर्न एंड का नीलगिरी हिल्स का जो पास यहाँ पे जो प्रेजेंट है साउदर्न एंड में नीलगिरी हिल्स का, तो इसका नाम बेसिकली क्या है, तो इसका नाम है पलक्कड़ पास या फिर पालघाट पास। ठीक है, ये याद रखना, पालघाट पास या फिर पलक्कड़ का पास। नाम जो है अलग अलग बिल्कुल आपको यहाँ पे लग सकता है, लेकिन सेम ही नाम से जो है गैप जो है यहाँ पे पास जो है इसे सेम ही नाम से ही जाना जाता है। कहीं पे पालघाट पास, कहीं पे पलक्कड़ गैप से इसे जाना जाता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, कौन से दो स्टेट को ये ज्वाइन करता है, तमिलनाडु एंड केरला। कौन से दो सिटी को ये ज्वाइन करता है, कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है और पलक्कड़ जो कि केरला में है। ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहें, ठीक है, तो तभी आपको लिए बेस्ट होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है, स्टैटिक जीके का हमने बुकलेट आपके लिए लाया है, 100+ बेस्ट टॉपिक आपके लिए लाया है। एक बार वीडियो को पॉज करके ना इन सारे टॉपिक्स को देख लेना। इन सारे टॉपिक्स से ना इतने सारे क्वेश्चंस बने हैं, इतने सारे क्वेश्चंस बने हैं रेलवे में, आपका 50 नंबर क्वेश्चन बनने वाला है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक जीके से ही बनने वाला है। तो इन सारे टॉपिक्स से जो है हमने आपके लिए जो है पूरा ये बुकलेट बनाया है, बेस्ट 105 टॉपिक्स लिया है। प्राइस कितना है, सिर्फ 109 रुपीज़ का प्राइस है। कैसे लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये तीनों चीज़ भरना है। फिर 109 रुपीज़ जैसे ही आप पे करते हैं उसके बाद आपका मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल पीडीएफ फाइल है, डाउनलोड करके आप बिल्कुल स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टैटिक जीके मिस मत करना, क्वेश्चन जरूर बनने वाला है, कहीं कहीं तो 12-13 नंबर का भी क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। स्टैटिक जीके इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर अप किया है, तो इसे बिल्कुल आप ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना। जैसे ही 109 रुपीज़ पे करते हैं अपना मेल आईडी चेक कर लेना, मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ज़्यादातर स्टूडेंट के पास है, मोबाइल में भी ये सपोर्ट करता है, सिंपल पीडीएफ फाइल ये है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि सही मेल आईडी दें, उसी मेल आईडी में फाइल भेजा जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, जो 1000 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इस बुकलेट को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है 1000 बेस्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए, इसीलिए इसका थोड़ा सा हमने प्राइस रखा है 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ पे करके ये 1000 जो बेस्ट जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है, साथ में आंसर भी दिया जाएगा, आंसर भी मार्क कर दिया जाएगा कि ये बेसिकली इसका आंसर है। ये बेसिकली इस बुकलेट को भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये एक रेफरेंस के तौर पे काम करेगा कि हाँ हमने इतना क्वेश्चन पढ़ लिया, अब जो है इन बुकलेट्स को थोड़ा देख के क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लें और थोड़ा जो है इन डेप्थ में पढ़ लें, ये बेसिकली इसमें काम आएगा। ये मत करना कि ये ले लिया बुकलेट उसके बाद वीडियो ही नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे, तो थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे बढ़ेगा। रेफरेंस के तौर पर आप ये जो है जनरल अवेयरनेस का जो बेस्ट हमने MCQ क्वेश्चन बनाया है, इसको आप खरीद सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इससे उस लिंक के थ्रू भी प्रोसेस सेम है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, जैसे 25 रुपीज़ पे करते हैं और से आपके फाइल में ये जो है मेल में भेज दिया जाता है फाइल, जहाँ से आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। पे करने के बाद याद रखना मेल आईडी खोलना है, मेल आईडी से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये बेसिकली प्रोसेस है। तो 1000 क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं। तो बेस्ट जनरल अवेयरनेस MCQ को हमने यहाँ पे जो है डिस्कस बेसिकली दिया है आपके लिए, जो कि इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे और पूरा प्लेलिस्ट में आपको सारे जो है यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। और एक बात रहा, जनरल साइंस का जो है आपको दिक्कत हो सकता है, तो जनरल साइंस का जो बेस्ट क्वेश्चन है उसका एक ही वीडियो में हम कवर अप कर देंगे, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। हर एक जो जनरल अवेयरनेस का जो प्लेलिस्ट है, हर एक उसका जो वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा जनरल साइंस का, ताकि आप जाके जनरल साइंस के भी अच्छे क्वेश्चन पढ़ लें, आपको वहाँ पे भी कोई दिक्कत ना हो और बहुत अच्छा आप स्कोर करें। याद रखना सिर्फ जनरल अवेयरनेस नहीं, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विथ विच इंडियन स्टेट इज मालाबार क्यूजीन एसोसिएटेड। तो मालाबार रीजन जो है ना ये केरला में प्रेजेंट है और इसके क्यूजीन जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑल ओवर इंडिया में इनके जो है क्यूजीन है मालाबार क्यूजीन। तो ये बेसिकली कहाँ पे जो है मालाबार क्यूजीन जो है ये केरला जो स्टेट है यहाँ से बिलोंग करता है। ए सिचुएशन वेयर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू इज नोन एज। तो एक बात यहाँ पे बिल्कुल आपको याद दिला देते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं। इकोनॉमिक्स से 3-4 क्वेश्चन आना ही है, यहाँ पे 50 नंबर का पूछा जाए तो 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आप लेके ही चलें। तो कौन कौन सा आपको बेसिकली पढ़ना है, बजट डेफिसिट पढ़ना है, रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ना है, फिजिकल डेफिसिट पढ़ना है। इतना सारा चीज़ तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए ये सारे जरूर पढ़ लेना। तो ये सिचुएशन वेयर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू इट इज नोन एज बेसिकली डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसे बेसिकली टर्म दिया गया है। ए एक्ट दैट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वाज। तो ये बेसिकली कौन सा एक्ट था, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है प्लीज़ उसको भी पढ़ लेना, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत बेसिकली किया गया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था इसे ट्रांसफर कर दिया गया था टू ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज वाज नोन एज। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बेसिकली क्या कहा जाता था, तो अष्ट प्रधान यहाँ पे कहा जाता था, ठीक है। ड्यूरिंग शिवाजी महाराज के दौरान जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनका थे, तो इनको जो है बेसिकली अष्ट प्रधान कहा जाता था। इनमें पोस्ट हुआ करता था, पेशवा एक पोस्ट हुआ करता था, सेनापति एक पोस्ट हुआ करता था, न्यायाधीश एक पोस्ट हुआ करता था, मजूमदार एक पोस्ट हुआ करता था, पंच सचिव, मंत्री, इस तरह के जो है इसमें पोस्ट हुआ करते थे।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर। एटमोस्फियर के जितने भी लेयर्स हैं इस स्टैटिक में कवर अप है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट जो है लेयर है एटमोस्फेयर का, सबसे लोअर मोस्ट जो है ये है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस को देख लेते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। इस सीक्वेंस को बिल्कुल याद जरूर रखना। द टाइडल माउथ ऑफ रिवर वेयर फ्रेश एंड सलाइन वाटर गेट मिक्स इनटू इज नोन एज। तो इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, इसे बेसिकली कहा जाता है एस्टोरी कहा जाता है। एस्टोरी बेसिकली वो रीजन है जहाँ पे एक रिवर जो है ये समुद्र से मिलती है, तो इस रीजन को बेसिकली एस्टोरी कहा जाता है। द मिशन ऑफ रामसर कन्वेंशन इज टू कंजर्व। तो रामसर कन्वेंशन बेसिकली किस लिए बनाया गया था, टू कंजर्व वेटलैंड्स। जितने भी वेटलैंड्स हैं इनको बेसिकली कंजर्व करने के लिए जो है रामसर साइट्स बनाए गए थे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कितने सारे साइट्स हैं, कितने सारे रामसर साइट्स हैं, तो याद रखना 49 टोटल अभी जो है रामसर साइट्स हैं इंडिया में। और सबसे ज़्यादा साइट्स कौन से स्टेट में है, रामसर साइट सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में है। टोटल नंबर है 10। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर नोट डाउन करते रहें। वेयर इज द वंसदा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो वंसदा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो वंसदा नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये जो है नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जो है ये लोकेटेड है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये हॉकी से एसोसिएटेड है। जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं, अवार्ड्स हैं, कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है, कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये जरूर देख के जाना है। ये भी स्टैटिक जीके में हमने कवर अप किया है बुकलेट में। इन विच कंट्री स्पेसक्राफ्ट डिड राकेश शर्मा ट्रैवल इनटू स्पेस। तो ये जो है सोवियत यूनियन के साथ गए थे राकेश शर्मा, ओनली इंडियन टू ट्रैवल इनटू स्पेस। और ये जो है कितना दिन इन्होंने स्पेस स्टेशन में बिताया था, 7 दिन इन्होंने बिताया था। स्पेस स्टेशन का नाम क्या था, सैल्यूट 7, SALYUT, सैल्यूट 7। क्वेश्चन आपके लिए है, आप कौन से स्पेस क्राफ्ट में गए थे, स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था, इसका जो है सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कब गए थे ये भी बता दिया जा रहा है, अप्रैल जो है 1984 में ये गए थे। दी SDG इंडेक्स बेसिकली इसका फुल फॉर्म जो है ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स जो है इज डेवलप्ड बाय। तो किनके द्वारा बेसिकली डेवलप किया जाता है, ये बेसिकली नीति आयोग के द्वारा जो है ये डेवलप किया जाता है। डैश रीअनाउंस इज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर जलियांवाला बाग मास किलिंग। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने जो है इसे बेसिकली जो नाइटहुड का इनको ऑनर मिला था इसे इन्होंने त्याग दिया था इन प्रोटेस्ट फॉर जलियांवाला बाग मास किलिंग। विच मुगल एम्परर ओरिजिनल नेम वॉज जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद जो है ये कौन से बेसिकली मुगल एम्परर का ओरिजिनल नेम था, तो ये जो था ये बाबर का जो है ये ओरिजिनल नेम था। ये इसी बार जो है जो रिसेंट रेलवे के एग्जाम्स हुए थे उसमें एक बार ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज इंदिरा गांधी गोल्ड कप अवार्डेड। तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है ये बेसिकली कौन से गेम में दिया जाता है, ये वुमेन्स हॉकी में दिया जाता है। व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड इन इंडिया। तो यहाँ पे एक जरूर चीज़ याद रखना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाया गया था, ये डेट याद रखना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाया गया था, ये डेट याद रखना। यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये कब बेसिकली बनाया गया था, ये 1664 में बनाया गया था। एक यूनिक क्वेश्चन है और ये इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल रेलवे में आपको देखने मिल सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है ऐड किए गए थे, याद रखना 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको पढ़ के जाना है। अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेस्टिवल छापरकुट सेलिब्रेटेड। तो छापरकुट फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, अगर हम देखें तो इसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। स्टैटिक जीके में एक अलग सा टॉपिक भी हमने बना दिया है फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से बनता है। इसीलिए स्टैटिक जीके जो बुकलेट हमने लॉन्च किया है ना, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, उससे जरूर ले लेना, मिस बिल्कुल मत करना। किमोनो इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ। तो किमोनो जो है ये कौन से कंट्री का बेसिकली ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो ये जापान का जो है ट्रेडिशनल ड्रेस है। बेसिकली अगर आप कोई भी जापानीज अगर वुमेन का अगर यहाँ पे फोटो देखेंगे तो ज़्यादातर वो जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई रहती हैं, तो इसका जो नाम है ये है किमोनो। द मिशन इंद्रधनुष एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद। तो मिशन इंद्रधनुष जो है सबसे पहले कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, 2014 में लॉन्च किया था। क्वेश्चन बिल्कुल जो है ये ध्यान रखना है आपको, 2014 में ये लॉन्च किया गया था। इनिशिएटिव जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था और किससे एसोसिएटेड है, ये जो है इम्यूनाइजेशन से ये एसोसिएटेड है। और यहाँ पे बेसिकली मेन मोटिव क्या था ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसिकली जो इम्यूनाइजेशन के लिए यहाँ पे इंद्रधनुष मिशन जो लॉन्च किया गया था इसका जो है ये मेन मोटिव यहाँ पे क्या था, टू इम्प्रूव एंड अचीव फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर बोथ चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन एट रैपिड पेस। ये बेसिकली इसका मोटिव था।
वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर, तो एक पर्टिकुलर पर्सन को कितने स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है? इसका सही आंसर है 2 और मोर स्टेट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 153 2 या इससे ज़्यादा स्टेट का जो है गवर्नर बनाया जा सकता है एक पर्टिकुलर इंसान को। कनिष्का फॉलोड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, पहली बात कनिष्का जो है कौन से डायनेस्टी से थे, ये क्वेश्चन बन चुका है। ये जो है ही वाज वन ऑफ द कह सकते हैं ग्रेटेस्ट किंग ऑफ कुशन डायनेस्टी, और ये जो है ये बुद्धिज्म फॉलो किया करते थे। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऑब्वियसली बजट कौन प्रेजेंट करता है? सबसे पहले बजट जो है ये फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, तो फर्स्ट जो फिनेंस मिनिस्टर थे इनके द्वारा ही प्रेजेंट किया गया था। फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर जो थे ये थे आर.के. सन्मुख चेट्टी जो थे, इनके द्वारा जो है फर्स्ट यूनियन बजट भी प्रेजेंट किया गया था, एंड ही वाज द फर्स्ट जो है ये फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर भी थे। ही वाज द फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द प्रिट्जकर प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड गिवन टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, तो ये अवार्ड बेसिकली प्रिट्जकर प्राइज जो है ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है, और ये जो है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, मैथमेटिक्स में भी एक इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे प्राइज दिया जाता है, एबेल प्राइज, ABEL। यहाँ पे हमने कवर अप तो नहीं किया 1000 क्वेश्चन में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है ABEL। एबेल प्राइज दिया जाता है मैथमेटिक्स के फील्ड में, किसके द्वारा दिया जाता है? किंग ऑफ नॉर्वे के द्वारा ये दिया जाता है, तो जरूर ध्यान रखना ये क्वेश्चन बना था। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड, तो पहला अमेंडमेंट कब किया गया था? तो 1951 में जो है पहला अमेंडमेंट किया गया था। क्वेश्चन भी काफी बार रिपीटेड है। ऑल इकोसिस्टम बिगिन विद एनर्जी इनपुट फ्रॉम, तो जितने भी इकोसिस्टम में जितने भी चीज़ें जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर हैं, तो ये जो है एनर्जी इनपुट कहाँ से शुरू होता है? इनका जो एनर्जी इनपुट शुरू होता है ये है सन। चाहे प्रोड्यूसर को भी ले लीजिए, प्रोड्यूसर यानी कि एक छोटा एक ट्री को ले लीजिए, प्लांट को ले लीजिए, तो ये जो है सन से अपना जो है बेसिकली बेसिक इनपुट जो है ये पहले सन से लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं, उसके बाद जो है ये ग्रो करते हैं, फिर यहाँ से हम कंज्यूम करते हैं, हम कंज्यूमर हैं। तो बेसिकली बेसिक इनपुट अगर हम देखा जाए यहाँ पे बेसिक इकोसिस्टम का जो एनर्जी इनपुट है ये सन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, काफ़ी बार ये क्वेश्चन बना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कौन से ईयर में बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया गया था? ये जरूर ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। 1987 में सबसे पहली बात ये लाया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी है ये। इंटरनेशनल ट्रीटी जो है ये किससे रिलेटेड है? इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रीटी था, 1987 में लाया गया था, टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज आंध्र केसरी, तो आंध्र केसरी के नाम से जो है किसे जाना जाता है? टी प्रकाशम जो है इन्हें आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में भी आए हैं, रेलवे के अलावा भी अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। विच टेल्स आर रिलेटेड विद पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑफ अजंता केव्स, तो जताका टेल्स इसका सही जवाब है। बेसिकली जताका टेल्स जो है इसके जितने भी वॉल्यूम्स है ना, ये लिटरेचर बेसिकली किससे कंसर्न है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इट इज कंसर्न टू प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। तो अगर आप अजंता के कभी भी जाते हैं तो जितने पेंटिंग्स देखेंगे, स्कल्पचर देखेंगे, ये बेसिकली बताता है गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताता है। प्रीवियस बर्थ में जो ये ह्यूमन बन के आए थे, जो एनिमल फॉर्म में आए थे, तो ये सब बेसिकली स्कल्पचर और पेंटिंग आपको देखने मिलेगा। लायन टेल मकाओ इज फाउंड इन, तो स्पेसिफिकली ये कौन से रीजन में पाए जाते हैं? ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, हाँ कुछ साउदर्न रीजन में भी पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन पे अगर हम देखें इस तरह क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हो चुका है अलग अलग एग्जाम में। अगर हम देखें रेलवे के एग्जाम में आया है या नहीं पता नहीं, लेकिन इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। स्पेसिफिक रीजन में कहाँ कौन से जो है यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, अगर यूनिकनेस है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। सपोज यहाँ पे मणिपुर में अगर कोई अलग सा जो है यहाँ पे सिर्फ उसी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई पर्टिकुलर अगर एनिमल पाया जाता है, तो ये सब बिल्कुल आपको पढ़ना है, यहाँ से यूनिक क्वेश्चन जो है बनने वाला है। तो लायन टेल मकाओ जो है ये वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। इनका और एक नाम है, लायन टेल मकाओ का और एक नाम है वंडरू, WANDEROO, ये याद रखना, DEROO, ये बेसिकली ध्यान रखना, WANDEROO। यहाँ पे अच्छा से लिखा नहीं जा पा रहा है ड्यू टू जो है यहाँ पे पेन नहीं है, बेसिकली माउस के द्वारा लिख रहे हैं इस वजह से, लेकिन ये सब बिल्कुल एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं इनको ध्यान में जरूर रखना। विच गुप्ता रूलर एज्यूम द टाइटल महेंद्र आदित्य, तो महेंद्र आदित्य का टाइटल जो है कौन से गुप्ता रूलर ने जो है यहाँ पे एज्यूम किया था? तो इसका सही जवाब है कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता के द्वारा जो है बेसिकली ये टाइटल एज्यूम किया गया था। अब्दुल कलाम सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग, तो ये इनका टर्म पूछा जा रहा है कब से कब तक इनका टर्म था, तो 2002 से 2007 तक जो है अब्दुल कलाम जो थे ये बेसिकली प्रेसिडेंट थे इंडिया का। द फॉलोइंग फाउंडेड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसको जो है इनके द्वारा बनाया गया था, तो इनको जो है प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा बनाया गया था। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगर हम देखें तो इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया, और ये जो है प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा जो है ये बनाया गया था। द कॉन्स्टलेशन उर्सा माइनर कंटेन द ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉमनली कॉल्ड,
यहाँ पे सबसे बड़ा जो गलती करते हैं स्टूडेंट वो है कॉन्स्टलेशन के रिलेटेड पढ़ के नहीं जाता। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशंस हैं उनके रिलेटेड भी पढ़ के जाना है, कम से कम वहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं अगर एग्जाम टफ हो तो, नहीं तो एक क्वेश्चन लेके चले। इस तरह का क्वेश्चन का अगर आप जवाब देके जाते हैं ना तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन पक्का होता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन का जवाब सब देके आएंगे। इस तरह क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। इसीलिए इस सीरीज को बनाया गया ताकि आपको पता चले कि जो है यूनिक क्वेश्चन कौन कौन से हैं और क्या क्या चीज़ जो मिस आउट हो जाता है उनको पढ़ के जरूर जाना चाहिए। तो उर्सा माइनर जो है, उर्सा मेजर भी होता है, उर्सा माइनर जो है ये बेसिकली कौन से ग्रुप ऑफ स्टार्स बेसिकली इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, तो लिटिल डीपर इसमें जो है ये इंक्लूडेड रहते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड, तो जाकिर हुसैन जो है किससे एसोसिएटेड है, आपने जरूर सुना होगा जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट तबला प्लेयर। तो उस हिसाब से अगर आपको इतना भी इन्फॉर्मेशन पता है तो तबला जो है ये कौन सी चीज़ से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है, तो ये म्यूजिक के फील्ड से जो है बिलोंग करते थे। वो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम देखें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये बेसिकली बायोजोग्राफिकल एक रीजन है जहां सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ जो है बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, बट इट इज थ्रेटेंड बाय ह्यूमन हैबिटेशन। इस वजह से इसको जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। किनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, नॉर्मन मेयर्स के द्वारा जो है ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इन विच स्टेट द जाओगदा रॉक इडिक्ट ऑफ अशोका इज लोकेटेड, तो यहाँ पे जाओगड़ा रॉक इडक्ट जो है ये जो है ऑफ अशोका ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो है लोकेटेड है उड़ीसा में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, क्वेश्चन का बनाने का मकसद ये है जितना भी रॉक इडक्ट है अशोका का कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है इंडिया में, ये जरूर देख के जाना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट रॉक इडक्ट ऑफ अशोका, इसको आपको देख के जाना है, क्वेश्चन बन सकता है। तो जाओगड़ा रॉक इडक्ट जो है ऑफ अशोका ये है उड़ीसा में। साइमन कमीशन वॉज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, तो साइमन कमीशन जो बनाया गया था कितने मेंबर्स थे इनमें, टोटल 7 मेंबर्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात है ये है कि साइमन कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो साइमन कमीशन के जो चेयरमैन थे ये थे सर जॉन साइमन, इसके चेयरमैन थे। अब 7 मेंबर तो थे लेकिन कौन कौन से पार्टी से थे ये भी पूछा जा सकता है, नोट डाउन करना। 4 कंजर्वेटिव पार्टी से थे, 4 लोग कंजर्वेटिव पार्टी से थे, 2 जो है ये लेबरिस्ट थे और 1 जो है ये लिबरल से थे। तो ये टोटल 7 जो है यहाँ पे मेंबर बेसिकली हुआ करते थे। और इसको जो है साइमन कमीशन को और कौन से कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसे जो है इंडियन स्टैट्यूटोरिक कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी नोट डाउन कर लेना। साथ में प्रोटेस्ट क्यों किया गया था साइमन कमीशन का, क्योंकि इसमें कोई भी जो है इंडियन मेंबर नहीं थे, इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा इसका प्रोटेस्ट किया गया था। एक क्वेश्चन अब आपके लिए, इतना सारा डिटेल आपको दिया गया, साइमन कमीशन बेसिकली लाया क्यों गया था, किस लिए लाया गया था, ठीक है। इसका जो है सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इफ द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज राइजिंग स्टीडीली द सेंट्रल बैंक माइट, तो इन्फ्लेशन अगर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है यानी कि महंगाई अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक मान लीजिए हमारा जो सेंट्रल बैंक है ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये बेसिकली क्या करती है, ये जो है रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है। रेपो रेट को इंक्रीज करने का क्या फायदा मिलता है, अल्टीमेटली जो है ये रेपो रेट अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो मनी सप्लाई यहाँ पे कम हो जाएगा। रेपो रेट इंक्रीज कर देने से यहाँ पे लोन अगर लेता है कोई तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इस वजह से जो है यहाँ पे रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाता है और इन्फ्लेशन को इसके थ्रू जो है डिक्रीज किया जा सकता है। एक एग्जांपल है टर्की में अभी जो है बहुत ज़्यादा इसका करेंसी गिर रही थी, इस वजह से जो है यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है इनको इंक्रीज कर दिया गया था ताकि महंगाई जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम सके। और रेपो रेट ये याद रखना, रेपो रेट क्या है, रेपो रेट जो रेट है इस रेट पे जो है जो हमारे अलग अलग बैंक है, जैसे एक सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए, ये तो सेंट्रल बैंक हम नहीं कहेंगे, ये नेशनलाइज बैंक है, तो ये जो इंटरेस्ट में जो है यहाँ से पैसा लेती है उसके बाद जो कस्टमर को देती है तो इसे रेपो रेट हम कहेंगे। रिवर्स रेपो रेट इसका ऑपोजिट होता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जिस रेट में बैक लेती है पैसा तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसे हम कह देंगे रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट ये बिल्कुल ध्यान रखना, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर स्टेट बैंक से पैसा ले रही है तो हम इसे कहेंगे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर स्टेट बैंक पैसा ले रही है इंटरेस्ट में तो इसे हम कहेंगे रेपो रेट। Which of the following Viceroy of India addressed the Bengal famine of 1943 by ordering the army to distribute relief supplies to the starving rural Bengalis? तो इस दौरान बेसिकली वाइसरॉय कौन थे ये बेसिकली यहाँ पे पूछा गया। सिंपल अगर हम देखें तो वाइसरॉय इस दौरान अगर हम देखें तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड लिनलिथगो जो है इसका ये सही आंसर है। इन्होंने बेसिकली इस दौरान जो है कुछ जो है यहाँ पे रिलीफ सप्लाई जो है दिया था, क्योंकि बंगाल में आपको पता है कि ये फेमिन जो था इसके वजह से कितना सारे लोग जो है मारे गए थे और कितना ज़्यादा जो है ये जो है डेडली ये फेमिन था। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।
द पद्मा अवार्ड आर अनाउंस्ड अराउंड डैश एवरी ईयर। तो पद्मा अवार्ड जो है ये कब दिया जाता है? तो पद्मा अवार्ड जो है ये रिपब्लिक डे के अराउंड जो है ये अनाउंस किया जाता है। रिपब्लिक डे के दौरान जो है ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSIR? रेलवे में काफ़ी बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसका फुल फॉर्म जो है पूछा गया है, लेकिन आसान सा है सवाल, कोई टफ नहीं है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका जो है ये फुल फॉर्म बेसिकली है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसॉफी द टर्म जीना मीन्स। तो जीना का जो है मतलब क्या है जैन फिलोसॉफी में? तो इसका जो मतलब है ये है द कॉन्करर। तो ये जितना जैन फिलोसॉफी के रिलेटेड जो टर्म्स हैं इनको पढ़ के जाना, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। और इनके जो तीर्थंकर थे, ठीक है, जो इनके 24 तीर्थंकर थे, फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, ये सब बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से भी सवाल बिल्कुल बनता है। इन हुई स्टेट इज द फेस्टिवल उत्तरायण यूनिकली सेलिब्रेटेड? तो उत्तरायण जो है ये गुजरात का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। गुजरात में जो है इसे बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट बिलोंग? तो बहुत लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। यहाँ पे अलेक्जेंडर बेसिकली जो थे ये मैसिडोनिया से थे। तो मैसिडोनिया बेसिकली उस समय अगर हम देखें तो अलेक्जेंडर एक जो है ये ग्रेट जो है ये किंग हुआ करते थे, कहाँ से? मैसिडोनिया से। लेकिन उस समय ये जो रीजन था बेसिकली आज का जो मॉडर्न रीजन है ये ग्रीस है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ये ग्रीस से बिलोंग करते थे। और बहुत लोग ये नहीं जानते कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है इनका ओरिजिनल इनका नाम जो था ये था अलेक्जेंडर 3 ऑफ मैसिडोनिया। ये बिल्कुल याद रखना, एक भी क्वेश्चन कोई एक एग्जाम में जरूर पूछा गया था, अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन अलेक्जेंडर 3 ऑफ मैसिडोनिया इनका ये ओरिजिनल नेम है अलेक्जेंडर द ग्रेट का। हु रोट द प्ले मृच्छकटिका द लिटिल क्ले कार्ट? ये सोशल ड्रामा विथ टच ऑफ ग्रीम रियलिटी। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1 शूद्रका। शूद्रका के द्वारा जो है ये प्ले बेसिकली जो है ये लिखा गया है मृच्छकटिका। और बेसिकली ये जो प्ले है ये सोशल ड्रामा है विथ टच ऑफ ग्रीम रियलिटी। तो ये जो है शूद्रका के द्वारा लिखा गया। रिसेंटली ये जो है जो एग्जाम हुआ था रेलवे का उसमें पूछा गया था CBT 1 में। द गदर और गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो गदर पार्टी जो है ये कौन से ईयर में बेसिकली फॉर्म हुआ था? गदर पार्टी जो है ये 1913, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली। और इसके फाउंडर कौन थे ये भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी जो है सबसे पहली बात 3 चीज़ यहाँ से पूछा जाता है। फाउंडर कौन थे, कौन से ईयर में फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर कहाँ है। सबसे पहली बार इसको जो फाउंड किया गया था सोहन सिंह भकना एंड लाल हरदयाल के द्वारा ये फाउंड किया गया था। नोट डाउन याद रखना, नोट डाउन करना, सोहन सिंह भकाना एंड लाल हरदयाल। और इसका जो हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को USA में इसका हेडक्वार्टर था। आगे इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर क्यों USA में सैन फ्रांसिस्को में था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखें, हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को USA। फाउंडर थे सोहन सिंह भकाना एंड लाल हरदयाल। फाउंड किया गया था 1913 में। इतना इन्फॉर्मेशन अभी के लिए सफिशिएंट है। दैट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन सिटी। इनमें से कौन सा सिटी को जो है गोल्डन सिटी कहा जाता है? तो जैसलमेर जो है इसे कहा जाता है गोल्डन सिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट भी है। एक बार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे नोट डाउन करना है, जैसलमेर इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये ध्यान रखना है, जैसलमेर इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड इट इज नोन एज गोल्डन सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट ऑकर इन 1919 में इनमें से कौन सा इवेंट नहीं होता? इस तरह के क्वेश्चन जो है रियली एग्जामिन करते हैं कि कितना नॉलेज आपके पास है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1 पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। ये नहीं हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल बेसिकली हुआ कब था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल अगर हम देखें तो ये 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। एक्चुअली जब पार्टीशन हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। बाकी सब जो देखें ये 1919 में बिल्कुल हुए थे। विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज एथेंस ऑफ ईस्ट? तो कौन से सिटी ऑफ इंडिया को जो है एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है? मदुराई को कहा जाता है एथेंस ऑफ ईस्ट। ये बेसिकली क्यों कहा जाता है एथेंस ऑफ ईस्ट? यहाँ पे मदुराई को क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम एथेंस में देखें तो यहाँ पे बेसिकली एक जो है ग्रीक पैथियन है, एन एलिवेटेड टॉप है। ये जो है पूरा सिटी अगर हम एथेंस कहीं से भी देखें तो ये दिखाई देता है। इसी तरह जो है अगर हम मदुराई में देखें तो यहाँ पे जो गोपुरम ऑफ मीनाक्षी सुदेश्वरा टेम्पल है ये कहीं से भी दिखाई देगा। मदुराई का आप कहीं से भी देखें तो ये बेसिकली दिखाई देगा। इस वजह से जो है इसे एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। मदुराई को और एक नाम से भी जाना जाता है, इसे जो है सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखना, बहुत बार ये भी क्वेश्चन बना है। मदुराई इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ फेस्टिवल। व्हाट डज द रीट मैंडमस मीन? तो मैंडमस का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है 5 रीट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। डिटेल में इनको तो पढ़ के जाना ही है। 5 रीट्स के बारे में बिल्कुल हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, उनका मतलब भी बता देते हैं ताकि आप नोट डाउन करते रहें। हबिस कॉर्पस सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला ये रीट है। इसका मतलब है टू हैव ए बॉडी, ठीक है।
उसके बाद मैंडमस, मैंडमस का मतलब है टू वी कमांड, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, वी कमांड मैंडमस का ये मतलब है। उसके बाद सर्टुररी है, सर्टुररी का जो मतलब है ये है टू बी सर्टिफाइड। उसके बाद प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन का ये मतलब है टू फॉरबिड। उसके बाद है क्वा वारंटो, तो क्वा वारंटो का जो मतलब है ये है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये बेसिकली 5 रीड्स हैं, इनका मतलब क्या होता है ये बिल्कुल यहाँ पे जरूर आपको याद रखना है, और इन 5 रीड्स को जरूर ध्यान में रखना, कब कौन सा रीड जो है यूज़ किया जाता है ये भी जरूर याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए डिस्कस करने के लिए, लेकिन जरूर इसको देख लेना, जरूर पढ़ लेना। तो मैंडमस का जो मतलब है ये है वी कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्विन सिटी ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन सा जो है ट्विन सिटी नहीं है, तो त्रिशूर और थिरुवल्ला जो है ये ट्विन सिटी नहीं है। बाकी अहमदाबाद, गांधीनगर ये ट्विन सिटी है, हुगली, धरवा ये ट्विन सिटी है, कटक, भुवनेश्वर ये ट्विन सिटी हैं। इसके अलावा और ट्विन सिटी का एग्जांपल जो है ये सिकंदराबाद, हैदराबाद ये भी ट्विन सिटी है, लेकिन त्रिशूर और थिरुवल्ला जो है ये ट्विन सिटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद इनिशिएटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, तो इनमें से कौन सा मिनिस्ट्री जो है ये एसोसिएटेड नहीं है विद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। जितने भी फ्लैगशिप स्कीम है ना उनको जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एसोसिएटेड नहीं है। बाकी ये जो 3 मिनिस्ट्री आपको दिख रहे हैं ना, इनके द्वारा ये जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनके द्वारा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इनके द्वारा इनिशिएट किया गया था। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बैग 2 इंटरनेशनल हैट्रिक इन क्रिकेट, इसका सही जवाब है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव जो है ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने जो है 2 यहाँ पे इंटरनेशनल हैट्रिक इन्होंने लिया है, अलग अलग जो है 2 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। फर्स्ट जो हैट्रिक इन्होंने लिया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिया था 2017 में, दूसरा हैट्रिक जो लिया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने लिया था 2018 में। विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज रिकॉर्डेड द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता, तो ये जो अचीवमेंट्स सारे लिखे गए हैं समुद्रगुप्ता के, ये बेसिकली कौन से पिलर में बेसिकली ये रिकॉर्डेड हैं, ये जो है अलाहाबाद पिलर, अगर आप सुने होंगे अलाहाबाद पिलर में जो है ये सारे जो अलाहाबाद पिलर में अगर हम देखें तो इनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया, समुद्रगुप्ता के अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया है। अलाहाबाद पिलर जो है ये कहाँ पे है, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। वेयर इज धर्मराजा रथा मॉन्यूमेंट लोकेटेड, तो धर्मराजा रथा जो मॉन्यूमेंट है ये कहाँ पे लोकेटेड है, धर्मराजा रथा जो मॉन्यूमेंट है यहाँ पे ये जो है महाबलीपुरम में लोकेटेड है, तो ये जरूर ध्यान रखना। महाबलीपुरम से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो इसको भी जरूर आपको ध्यान में रखना है। हु साइंड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद ब्रिटिश, तो इसका जो सही जवाब है ये है सिराजुद्दौला। सबसे पहली बार जितने भी ट्रीटी साइन किए गए हैं ना ब्रिटिश के साथ, यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है, उनका प्रोविजन को पढ़ना है, सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कब साइन किया गया था। 9 फरवरी 1757 को साइन किया गया था। जो भी प्रोविजंस हैं बिल्कुल पढ़ लेना, ट्रीटी ऑफ अलीनगर इंपॉर्टेंट है। और ये जो साइन किया गया था, ये साइन किया गया था रॉबर्ट क्लाइव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में ये बेसिकली साइन किया गया था। विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फिक्सेस द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, अभी हमने डिस्कस किया था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर जैसे ये पैसा लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो जो इंटरेस्ट यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगाती है ये है रेपो रेट। और इसके अलावा अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है स्टेट बैंक से पैसा लेती है तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगाया जाता है ये लगाया जाता है रिवर्स रेपो रेट। ये सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे ये फिक्स किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है ये फिक्स किया जाता है। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसका शॉर्ट फॉर्म है WPF इज फूड असिस्टेंट ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन वेयर इट इज हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये रोम में है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस करते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये किसका ब्रांच है, ये यूनाइटेड नेशन का ब्रांच है। Which of the following was previously known as लेडी विलिंगटन पार्क, इनमें से कौन सा पार्क को प्रीवियसली लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था, तो ये बेसिकली जो है इसका सही आंसर लोधी गार्डन्स है। लोधी गार्डन्स को प्रीवियसली जो है लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था। और लोधी गार्डन जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो है न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। बोरा केव आर सिचुएटेड ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल, तो बोरा केव जो है ये फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये अनंतगिरी हिल्स में जो है प्रेजेंट है। अब अनंतगिरी हिल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से वैली में प्रेजेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है अराकू वैली में जो है प्रेजेंट है, जो कि विशाखापट्टनम में प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, विशाखापट्टनम में जो है यहाँ पे अराकू वैली है, यहाँ पे अनंतगिरी हिल्स जो है प्रेजेंट है और इसी में जो है बोरा केव जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये यहीं पे प्रेजेंट है। Who among the following initiated दिन-ए इलाही, तो दिन-ए इलाही बेसिकली ये क्या था, एक सिंक्रेटिक रिलीजन था जिसका जो है फाउंडर कौन थे, अकबर इसके फाउंडर थे। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बना है, बिल्कुल ये ध्यान रखना।
द लास्ट रिकॉग्नाइज किंग ऑफ गुप्ता लाइन वाज, तो गुप्ता लाइन के लास्ट रिकॉग्नाइज किंग कौन थे, तो विष्णु गुप्ता जो है, इन्हें जो है ही इज द लास्ट रिकॉग्नाइज किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो स्टैटिक जीके का जो बुकलेट है उसमें फर्स्ट एंड लास्ट किंग ऑफ डिफरेंट डायनेस्टी दे दिया गया है, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना। फर्स्ट किंग एंड लास्ट किंग, फाउंडर पूछा जाएगा तो फर्स्ट किंग का नाम आएगा, और लास्ट किंग जो है, जो लास्ट यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड किंग है उस डायनेस्टी का, वो मेंशन बिल्कुल वहाँ पे कर दिया गया है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। द शास्त्र रामानुजन प्राइज इज अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ, तो ये कौन से फील्ड में दिया जाता है, शास्त्र रामानुजन प्राइज, ये जो है दिया जाता है बेसिकली इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे आपको हिंट भी मिल जाएगा, रामानुजन जो थे ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ये आपको पता ही है, तो ये जो है बेसिकली मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। डिप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वेयर एंड टीयर ऑफ, तो डिप्रिसिएशन बेसिकली ये क्या होता है, कौन सा टर्म है, तो इसे जो है कहा जाता है, इट इज बेसिकली ये एनुअल अलाउंस बेसिकली ये दिया जाता है वेयर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी कि वो गुड्स जो कि जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे मशीन्स, इसका मशीन अगर ख़राब हो गया किसी इंडस्ट्री का, तो मशीन के जो रिपेरेशन में पैसा लग रहा है, उसका वेयर एंड टियर में जो पैसे लग रहे हैं, इसे कहा जाएगा डिप्रिशिएशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। मशीन हो गया, मतलब मान लीजिए बिल्डिंग्स हो गए, जो बिल्डिंग्स जहाँ पे काम चलते हैं उन बिल्डिंग का रिपेयर अगर किया जा रहा है, तो ये जो इसमें कॉस्ट लग रहा है, इसे बेसिकली डिप्रिशिएशन जो है कॉस्ट इसे कहा जाता है। डैश वाज द फर्स्ट होस्ट कंट्री ऑफ फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन वर्ल्ड कप, तो कौन से कंट्री ने पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है ये होस्ट किया था, तो उरुग्वे ने जो है ये पहला जो है ये फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देने की कोशिश करना, कौन से कंट्री ने पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता था, किस कंट्री ने होस्ट किया था, इसका सही जवाब है उरुग्वे, लेकिन किस कंट्री ने बेसिकली जीता था फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन डैश इकोनॉमीज ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये बेसिकली क्या इकोनॉमी कहेंगे, इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे, तो ये बेसिकली जो है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, आगे चल के मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन उसके रिलेटेड है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए जो फैक्ट्रीज हैं, मशीनरीज हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे जो हैं कैपिटल्स वगैरह जो भी है, ये कम्युनिटी के द्वारा ओन किया जाता है और इसे कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसे हम कहेंगे सोशलिस्ट जो है इसे इकोनॉमी कहेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर जितने ही फैक्ट्रीज, मशीनरीज, प्लांट हो गए, कैपिटल हो गए, जो भी है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा जो है ओन किया जाता है और प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, तो इसे हम जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस जो है अगर हम देखें तो ये जो है ऑब्वियसली अंबानी के द्वारा जो है ओन किया जाता है, तो इसे हम कहेंगे कि रिलायंस एक जो है ये बेसिकली कैपिटलिस्ट बेसिकली ये इंडस्ट्री है, और यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसे हम कहेंगे सोशलिस्ट, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर एक कंट्री में देखें, फॉर एग्जांपल एक कंट्री है क्यूबा में जितने भी चीज़ आप देखेंगे, इवन रेस्टोरेंट्स भी जो क्यूबा में है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाए जाते हैं, तो ये हम कह सकते हैं इट इज़ ए सोशलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन अगर हम और कोई कंट्री देखें जहाँ पे ज़्यादातर इंडिविजुअल ने ही सब कुछ यहाँ पे सेटअप कर रखा है, इंडिविजुअल ही अपना लॉ बनाते हैं, इंडिविजुअल के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, तो इसे कहा जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो अब डिफरेंस आपको बिल्कुल पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क एसोसिएशन, तो सार्क एसोसिएशन का कौन मेंबर नहीं है। सार्क का बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, इनमें से कौन मेंबर नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बस हेडक्वार्टर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। स्टार्ट करते हैं। सार्क का जो फुल फॉर्म है ये भी पूछा गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म है। सार्क किस टाइप का बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नेटो एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है, जैसे आपको पता होगा नेटो किस तरह का एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। इसी तरह सार्क क्या है, सार्क बेसिकली इकोनॉमिक और जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जरूर नोट डाउन कर लें। सार्क इज ए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कितने सारे जो है यहाँ पे कंट्री इंक्लूडेड हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, ये 8 कंट्रीज के मेंबर हैं, तो चाइना इसका मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सार्क से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हमारे तरफ से भी है जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है किनके द्वारा बेसिकली पब्लिश किया जाता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने भी अपने बुकलेट में कवर अप किया है, तो यहाँ से जरूर देख के जाना कौन से रिपोर्ट इनके द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ग्रुप्स एंड एनग्रेविंग इन ऑर्नामेंट
विथ कलर्ड एनामेल इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को बेसिकली जो कहा जाता है इसे मीनाकरी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बना है। आर्ट एंड कल्चर से भी देखिए क्वेश्चन बनता है, ये नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट आर्ट एंड कल्चर को मिस कर देते हैं। आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ के जाना है, हिस्ट्री तो पढ़ के जाना है, हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा अगर जनरल अवेयरनेस का अगर पूछा जा रहा है वहाँ पे। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। आर्ट एंड कल्चर जो है इसे मिस मत करना, ये भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके इनके स्टैटिक जीके जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। डैश द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सा जो है पोलो ग्राउंड जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है जो कि बेसिकली पाकिस्तान में लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर है संदूर। संदूर जो है बेसिकली जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। कुछ क्वेश्चन देखिए नेबरिंग कंट्री से भी बनते हैं, जैसे बांग्लादेश के रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है वो पूछा जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट डैम्स है, इसी तरह पाकिस्तान के रिलेटेड भी पूछा जाएगा। नेबरिंग कंट्री से बेसिकली कुछ क्वेश्चन जरूर बनते हैं। हु वाज द देन गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन सती प्रथा बिकम इलीगल एंड पनिशेबल? तो उस समय जो है बेसिकली गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा जो है इसे इलीगल और पनिशेबल ऑफेंस के तौर पे जो है इसे डिक्लेयर किया गया था? तो उस समय अगर हम देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बेसिकली उस समय जो है ये यहाँ पे गवर्नर जनरल थे। द गुप्ता रूलर imposed a fine called dash which was a plug tax paid by every cultivator owning a plug। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3। इसका ये टैक्स का बेसिकली जो नाम था इसका या फिर जो फाइन का नाम था ये था हली वकरा, इसका जो है ये नाम था। तो इस तरह के अलग अलग डायनेस्टीज़ में जो भी अलग अलग इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं जहाँ पे इस तरह के इंपॉर्टेंट टैक्सेस जो लगाए जाते थे, यहाँ पे ध्यान रखना जो मुगल एम्पायर है ना यहाँ पे भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो है टैक्सेस लगाए जाते थे जिसके रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो इनको भी जरूर ध्यान रखना। अजातशत्रु अ रूलर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी वाज द सन ऑफ, तो ये किसके जो है बेटे थे? ये बिम्बिसारा का जो है ये बेटे थे। तो ये एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, हरियाणा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। द मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल इज, तो रिसेंटली ही ओलंपिक गेम्स हुए हैं, अगर 2020 में देखें 2021 का जो है हुआ है रिसेंटली, जापान में हुआ है, विंटर ओलंपिक्स भी रिसेंटली हुए हैं। तो अगर हम देखें जो गोल्ड मेडल होता है इसका मेजर कंपोनेंट क्या है? तो इसका मेजर कंपोनेंट जो है ये सिल्वर होता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कितना ग्राम सिल्वर होता है। 210 ग्राम इसमें सिल्वर होता है, 210 ग्राम जो है सिल्वर होता है एक गोल्ड मेडल में। अब गोल्ड कितना होता है? 6 ग्राम का जो है इसमें गोल्ड कोटेड रहता है, ये 6 ग्राम एटलीस्ट 6 ग्राम होना ही चाहिए, इतना जो है ऑफ 24 कैरेट गोल्ड ये होना ही चाहिए, इससे जो है ये कोटेड रहता है। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन ऑफ, तो आर्टिकल 17 जो है किससे रिलेटेड है? वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये, तो इसका जो सही जवाब है अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फेमस क्वाली सिंगर, तो इनमें से कौन जो है फेमस क्वाली सिंगर जो है थे? तो इसका जो सही जवाब है ये है नुसरत फ़तेह अली खान। नुसरत फ़तेह अली खान वाज अ ग्रेट क्वाली सिंगर। अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नुसरत फ़तेह अली खान। द गोल गुम्बज, इसको गुम्बज के नाम से भी जाना जाता है, ऑफ डैश इज द मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, तो मोहम्मद आदिल शाह का जो है ये बेसिकली मौसोलियम है। तो ये जो है गोल गुम्बज कहाँ पे प्रेजेंट है? बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन बना है। बीजापुर का जो गोल गुम्बज है बेसिकली मौसोलियम है ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन 2020 समर ओलंपिक्स, तो 2020 का जो समर ओलंपिक गेम बेसिकली जो 2021 में टोक्यो में हुआ था, यहाँ पे इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं यहाँ पे पूछा गया है। टोटल जो है 60 मेडल इंडिया के द्वारा जो है यहाँ पे जीते गए थे। 7 मेडल्स वेर वॉन बाय इंडिया, जिसमें से एक गोल्ड था, आपको पता है कि इन्होंने गोल्ड जीता, नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। किसमें? जेवलिन थ्रो में। 2 सिल्वर था और 4 यहाँ पे ब्रोंज थे। तो ये बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। एशियाज लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन, तो एशिया का सबसे बड़ा जो है होलसेल स्पाइस मार्केट कहाँ पे है? ये दिल्ली में प्रेजेंट है। और यहाँ पे कभी कभी ये भी होता है कि बेसिकली इस मार्केट का नाम पूछ लिया जाता है। स्पाइस मार्केट का जो नाम है ये है खारी बावली, ठीक है, KHARI, खारी बावली, BAOLI। तो ये बेसिकली इस मार्केट का नाम है एंड इट इज़ द एशियाज बिगेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट लोकेटेड इन दिल्ली। Which of the following articles of Constitution of India provides for the क्रिएशन ऑफ GST काउंसिल, तो कौन सा आर्टिकल जो है इससे रिलेटेड है? सबसे पहली बात, आर्टिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आते ही आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाएंगे। सबसे पहली बात ये दिमाग में रख लो, बेस्ट जो टॉप 100 आर्टिकल्स है जहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं उनको तो ध्यान में रखना ही रखना है, वहाँ सवाल बनेंगे। इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A जो है ये बेसिकली जो है एसोसिएटेड है, ये GST काउंसिल से जो है ये रिलेटेड है। द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स
आर कॉल्ड। तो कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स को बेसिकली क्या कहा जाता है, इसे जो है संहिता कहा जाता है। तो जितने भी यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में जो लिटरेचर्स हैं, यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा जो है चीज़ों को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसी वजह से जो हमने इस तरह क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है। द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स आर कॉल्ड, बेसिकली दे आर कॉल्ड संहिता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य साथी स्कीम इज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दैट कवर्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो स्कीम है, जितने भी इस तरह का फ्लैगशिप स्कीम है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, फ्लैगशिप स्कीम पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो है स्वास्थ्य साथी जो स्कीम जो लॉन्च किया गया था, ये बेसिकली जो है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये चीज़ याद रखना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कवर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के द्वारा जो है स्कीम लाया गया था, और ये जो है पूरा स्टेट का जो है एंटर पॉपुलेशन को कवर अप करता है। एक मोदी जी के द्वारा भी एक स्कीम लाया गया था, जरूर उसका नाम बताना कमेंट बॉक्स में। इसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम था, तो उसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज इज लोकेटेड इन सिक्किम। तो इनमें से कौन सा जो है मोनेस्ट्री ये बेसिकली लोकेटेड है सिक्किम में। तो अगर यहाँ पे देखें तो रुमतेक जो मोनेस्ट्री है ये लोकेटेड है सिक्किम में। जो मोनेस्ट्रीज हैं अलग अलग जगह में, इनको बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर के मोनेस्ट्री देखें तो के मोनेस्ट्री जो है ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। हेमीज अगर देखें तो ये बेसिकली हेमीज जो मोनेस्ट्री है ये बेसिकली लद्दाख में लोकेटेड है। एक और क्वेश्चन जो है ये है टैबो मोनेस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, इसका सही जवाब आपको देना है। ये आपको हम यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल दे सकते हैं कि ये जो है अपर जो है नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे लोकेटेड है। तो टैबो मोनेस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कुछ कुछ आपको होमवर्क इसलिए दिया जा रहा है, क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा आप भी एफर्ट डालें, मेहनत करें, तब आपको सीखने मिलेगा सब कुछ। अगर सब कुछ हम आपको टेबल में परोस देंगे ना कि ये लो ये सब कुछ है, तो जो है इंसान ऑटोमेटिकली क्या करता है, खुद से मेहनत नहीं करना चाहता है। तो एग्जाम अगर निकालना है ना तो मेहनत तो करना पड़ेगा, और जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। और रेलवे में नौकरी लेना ही लेना है। जिस तरह का आपने संघर्ष किया है, इतना हार्डवर्क, इतना मेहनत किया है आपने, यहाँ से पीछे मुड़ के तो नहीं देखना है। इतना तय कर लीजिए दिमाग में कि एक ही चीज़ यहाँ से मुझे दिखाई देना चाहिए, वो है रेलवे में नौकरी, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन ऑफ प्रोडक्शन इज द फीचर ऑफ डैश इकोनॉमी। अभी हमने बात किया था जैसे प्राइवेटली कंट्रोल किया जा रहा है, सब कुछ जो है प्राइवेट इंडिविजुअल का अगर ओन करते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, पूरा अगर सब कुछ ही प्राइवेटली ओन है और पूरा उनके द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसे बेसिकली कहा जाता है। सोशलिस्ट के बारे में भी हमने अभी डिस्कस किया था, वो कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। और कैपिटलिस्ट जैसे एग्जाम्पल अभी बताया था, जैसे अडानी हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, अंबानी का रिलायंस हो गया, ये सब जो है हम कहेंगे दे आर बेसिकली कैपिटल इंडस्ट्रीज, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री, एंड दे बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये हम कह सकते हैं। अली वर्दी खान वाज द नवाब ऑफ। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ये भी बना था, लास्ट इंडिविजुअल नवाब कौन थे, लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल कौन थे, ये क्वेश्चन बना था। शायद सिराजुद्दौला जो है ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। तो इस तरह के सवाल बिल्कुल बनते हैं, जरूर ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। तो अली वर्दी खान जो थे ये कहाँ के नवाब थे, तो अली वर्दी खान बेसिकली अगर हम देखें ऑप्शन में, अगर एक बार अगर आपको नहीं भी पता है ना, कुछ अगर थोड़ा भी हिंट आपको पता है, कुछ नवाब के बारे में पता है, तो वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा जो है आप हिंट लेके बिल्कुल ये पता कर सकते हैं। तो ज़्यादातर नवाब अगर हम देखें तो ये जो है ये कहाँ से थे, ये बंगाल के ओर से थे, ठीक है। तो बंगाल के जितने भी नवाब हैं ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अली वर्दी खान भी जो है ये बंगाल के ही नवाब थे। Which of the following state renamed the dragon fruit as कमलम इन जनवरी 2021। तो कमलम जो है ये नाम दिया गया है बेसिकली ड्रैगन फ्रूट का, कौन से स्टेट के द्वारा, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। तो इसका सही जवाब है ये है गुजरात। गुजरात ने जो है ये ड्रैगन फ्रूट का जो नाम रखा है ये रखा है कमलम। वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फुले हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में पूरा दिया गया है, ये क्या थी, बेसिकली सी वॉज वेरी फेमस सोशल रिफॉर्मर, फेमिनिस्ट एंड वेटरन फ्रीडम फाइटर। तो सावित्रीबाई फुले जो थे ये कौन से स्टेट से थी, ये बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है। सी वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र, ये जो है महाराष्ट्र से थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड जापान इन्वेड इंडिया रिजल्टिंग टू बैटल ऑफ इम्फाल।
ये एक यूनिक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस कम ही आपने जो है बेसिकली देखा होगा, थोड़ा सा इन डेप्थ जो है हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है, आपको बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कि जापान ने कभी इन्वेड भी किया था इंडिया को, लेकिन एक बार ये हुआ था। लेकिन ये जो बैटल हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे, ताकि जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पे अगर हम देखें तो जापान को यहाँ पे शायद हार ही मिला था, जापान जो है यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं हो पाया था। दे वर डिफीटेड बाय जो ब्रिटिश थे उस समय में, तो इन्होंने इनको हरा दिया था। तो ये कब हुआ था, बैटल ऑफ इम्फाल कब हुआ था, बेसिकली डेट यहाँ पे पूछा गया 1944 में जो है बैटल ऑफ इम्फाल जो है ये हुआ था। और यहाँ पे जापानीज जो यहाँ पे आर्मी थी, इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान जो थी, इनको जो है यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था। डैश इज ए अल्फान्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन द नेफ्ट सिस्टम। तो इसको जो है क्या कहा जाता है, IFC कोड कहा जाता है। ठीक है, IFC कोड का फुल फॉर्म बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। IFC कोड बेसिकली इसे कहा जाता है। इट इज बेसिकली अल्फान्यूमेरिकल कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन नेफ्ट सिस्टम। Which of the following is an award of contribution in the field of science and technology? तो कौन सा अवार्ड बेसिकली इनमें से जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है, कौन सा अवार्ड किससे रिलेटेड है, किस फील्ड से, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स कोच को शायद दिया जाता है। थोड़ा सा एक बार देख लेना, हम यहाँ पे जितने भी जो भी हमने पढ़ा है प्रीवियसली, शायद यहाँ पे थोड़ा सा गलती भी हो सकता है, लेकिन एक बार आपको भी रीचेक करना है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये लिटरेचर में दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ये एक बार आपको देखना है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये स्पोर्ट कोचेस को दिया जाता है जहाँ तक हमें पता है, तो एक बार आपको रीचेक जरूर कर लेना है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा रहे हम नोट डाउन कर रहे हैं, एक बार इन्फॉर्मेशन को रीचेक करें। ठीक है, रीचेक करते रहें, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और भी साथ साथ मिलेंगे। ये नहीं कि गलत यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल हमने जो है पूरा अच्छा से इन्फॉर्मेशन गैदर किया है, फिर जो है आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बार जो है आप अपने तरफ से रिवीजन करेंगे, रीचेक करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और भी आप गैदर कर पाएंगे। और यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है ना, तो आप सही जवाब वहाँ पे दे के जरूर आएंगे एग्जाम में। और दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है किस फील्ड में दिया जाता है, तो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अगर हम देखें तो ये जो है मल्टीपल जगह में, मल्टीपल फील्ड में दिए जा सकते हैं। जैसे म्यूजिक के फील्ड में दिया जा सकता है, ड्रामा के फील्ड में दिया जा सकता है, आर्ट्स के फील्ड में दिया जा सकता है, सोशल वर्क के फील्ड में दिया जा सकता है। द रेमन मैग्सेसे अवार्ड वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है कौन से ईयर में बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया था, 1957 में एस्टेब्लिश किया गया था। कौन से कंट्री के द्वारा दिया जाता है, लास्ट जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड कौन से इंडियन को दिया गया था, ये सब बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक हमें पता है कि शायद रवीश कुमार को दिया गया था, ही इज़ बेसिकली अ जर्नलिस्ट फ्रॉम NDTV, तो शायद इनको दिया गया था लास्ट टाइम रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और ये जो है एक बार जरूर ये इन्फॉर्मेशन रीचेक करना है कि लास्ट कौन से इंडियन को जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। और 1957 में दिया गया है। कौन से कंट्री के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। एशिया का इसे नोबेल प्राइज भी बेसिकली कहा जाता है। दी हर्षचरिता इज ए बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना द रूलर ऑफ कन्नौज, कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट। तो यहाँ पे सिंपल सा बात यह है कि हर्षवर्धना के कोर्ट पोएट कौन थे, इनका बायोग्राफी का नाम पूछा जाए तो ये है हर्षचरिता, ये जरूर ध्यान रखना। संस्कृत में से लिखा गया, इट इज कंपोज्ड इन संस्कृत। तो हर्षवर्धना के जो कोर्ट पोएट थे ये कौन थे, ही वॉज बाणाभट्टा। बाणाभट्टा जो है ये इनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट साइट जो है ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, तो इसका सही जवाब ये है सारनाथ। सारनाथ जो है ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इसके अलावा और भी बाकी देख लेते हैं। कार्ला जो कहाँ पे लोकेटेड है, रियली सॉरी, कार्ला जो लोकेटेड है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है महाराष्ट्र में लोकेटेड है कार्ला। ठीक है, सांची कहाँ पे लोकेटेड है, अगर हम सांची देखें तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसके अलावा अमरावती कहाँ पे लोकेटेड है, अमरावती स्तूपा बेसिकली जो आंध्र प्रदेश का है, बहुत ज़्यादा ये भी फेमस है, ये आंध्र प्रदेश में ही लोकेटेड है। तो ठीक है, तो काला याद रखना, काला जो ये बुद्धिस्ट साइट है ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, सांची लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, और अमरावती लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, सारनाथ तो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट हैं इनको भी जरूर ध्यान में रखना कौन से कहाँ पे लोकेटेड है। Who was referred as उस्ताद बादशाहन, टीचर ऑफ किंग्स बाय हुमायूं। तो ये किनके जो है, हुमायूं ने किन्हें जो है रेफर किया था बेसिकली, टीचर ऑफ किंग्स। तो ये जो है शेर शाह सूरी को जो है ये रेफर किया गया था एज टीचर ऑफ किंग। ऐसे बेसिकली किया गया था अगर हम देखें, क्योंकि देखिए जो शेर शाह सूरी थे ही वॉज अ ब्रेव किंग, और उन्होंने जो है कोई भी बैटल जो है हारा नहीं था। तो ये बेसिकली इसीलिए इन्हें रेफर किया गया है टीचर ऑफ किंग बाय हुमायूं। उस्ताद बादशाहन के तौर पे जो है इन्हें ये टाइटल दिया गया था हुमायूं के द्वारा। एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे शेर शाह सूरी है ना, शेर शाह सूरी का कौन से नाम से आना था, तो इनको एक फेमस नाम है इनका, फरीद।
फरीद के नाम से जाना था, FARID। इसे नोट डाउन कर लें, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार बना है। तो शेर शाह सूरी को जो है इन्होंने सूरी डायनेस्टी का फाउंडर थे ये, तो ये जो है शेर शाह सूरी जो है इनका नाम फरीद था। और एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो इनसे रिलेटेड है वो है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड सूर डायनेस्टी के दौरान ही बनाया गया था, इनके समय में ही बनाया गया था, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र दैट फ्लोज थ्रू भूटान। तो इनमें से कौन सा ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का जो भूटान की ओर जो है ये जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है वांगचू रिवर। वांगचू रिवर, ये जरूर ध्यान रखना। वांगचू रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है बेसिकली ब्रह्मपुत्र का, जो कि भूटान से जो है दैट फ्लोज थ्रू भूटान। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नोन एज पुरुषनी इन वैदिक पीरियड। तो इनमें से कौन सा नदी को जो है पुरुषनी के नाम से जाना जाता था ड्यूरिंग वैदिक पीरियड? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये है रवि, सतलुज, बीस, चेनाब। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 रवि। रवि जो नदी है इसको जो है बेसिकली पुरुषनी के नाम से जाना जाता था ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। द सन टेम्पल ऑफ ओडिशा वाज बिल्ड इन 12th सेंचुरी AD बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर। तो किनके द्वारा ये बनाया गया था? बेसिकली जो बनाया गया था नरसिम्हा देवा वन के द्वारा जो है ये बनाया गया था। बहुत बार पूछा गया है सन टेम्पल कहाँ पे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सन टेम्पल जो है कोणार्क में प्रेजेंट है, ये जो है ओडिशा के कोणार्क में बेसिकली प्रेजेंट है। 12th सेंचुरी AD में बनाया गया था, किनके द्वारा? नरसिम्हा देव वन के द्वारा बनाया गया था। रानी रुद्रमा देवी वॉज फेमस रूलर ऑफ व्हिच डायनेस्टी। तो रानी रुद्रमा देवी जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस थी अपने टाइम में, तो ये जो है कौन से डायनेस्टी से थी? ये काकतीय डायनेस्टी से थी। एक और क्वेश्चन जो आपको सही जवाब का कमेंट बॉक्स में देना है, और ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, काकतीय डायनेस्टी बेसिकली इंडिया के कौन से पार्ट में बेसिकली ये रूल करती थी? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था। डेट इसका सही जो है ये है 19 सितंबर 1960 को साइन किया गया था। याद रखना जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन किए गए हैं बिटवीन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, इनको पढ़ के जाना है। इसीलिए स्टैटिक जीके में इन सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड कर दिया है। जैसे पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट जो है इंडिया और चाइना के बीच में साइन किया गया, क्या क्या प्रोविजंस हैं उनको आपको पढ़ के जाना। तो इन सारी चीज़ को पढ़ के जाना। बहुत सारे अलग कंट्रीज जैसे श्रीलंका के साथ कुछ जो है एग्रीमेंट ट्रीटी साइन किया गया है, इसी तरह बांग्लादेश के साथ कुछ लैंड बॉर्डर ट्रीटी साइन किया गया है। तो इन सबको जो है आपको डिटेल में जो है ये आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट बियर्स ए सिमिलरिटी टू फ्रेंच वार मेमोरियल, जिसका नाम है आर्क डी ट्रिम्फे। तो आर्क डी ट्रिम्फे के जो है सिमिलर कौन सा जो है यहाँ पे मेमोरियल इंडिया में जो है ये बनाया गया है? ये है इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है ये पूरा अगर आप देखें इंडिया गेट और आर्क डी ट्रम्फे का अगर देखें जो कि बेसिकली फ्रेंच वार मेमोरियल है, दोनों लगभग जो है ये जो है सिमिलर है। बस फ्रेंच वार मेमोरियल जो है ये थोड़ा सा जो है ग्रीक जो है आर्किटेक्चर में बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 इंडिया गेट। ऑन विच डेट इज नेशनल स्पोर्ट डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 अगस्त को जो है ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट रिटन बाय कृष्णा देवराया। तो कृष्णा देवराया जो है ये ही वॉज द फेमस किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो इनमें से कौन सा बेसिकली स्टेट क्राफ्ट जो है उनके द्वारा जो है ये लिखा गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2 अमुक्ता मलयादा, ये इनके द्वारा जो है ये लिखा गया है। रिसेंटली कोई एक एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बना था। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश। तो इसका जो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस जो है इन्होंने सबसे पहले भगवद गीता को जो है ये इंग्लिश में बेसिकली इन्होंने ट्रांसलेट किया था। द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन हुमायून एंड। तो बैटल ऑफ चौसा जो है ये किनके बीच बेसिकली हुआ था? तो बैटल ऑफ चौसा जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये शेर शाह सूरी और हुमायून के बीच में जो है ये लड़ा गया था, जिसमें हुमायून को यहाँ पे जो है हार मिला था। 1539 में जो है ये बैटल ऑफ चौसा जो है ये लड़ा गया था। बोलक अर्थ इज डैश फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो ये बेसिकली क्या है? पेंटिंग फॉर्म है, डैश फॉर्म है, स्कल्पचिंग जो है फॉर्म है, या म्यूजिक फॉर्म है? तो बोलक आर्ट अगर हम देखें तो ये बेसिकली डांस फॉर्म है। ये बेसिकली फुल डांस है, ये बेसिकली डांस फॉर्म है और फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका। Which article of Indian Constitution prohibit discrimination on the ground of religion, race, caste, sex and place of birth? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम इंडियन। अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आर्टिकल से देखें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है ये है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है ये इस सारी चीज़ों को जो है डिस्क्राइब करती है। The Arjuna Award are given by the Ministry of Youth Affairs and Sport to recognize outstanding achievement in sports and games.
इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन, तो कौन से ईयर में बेसिकली इसे इंस्टीट्यूट किया गया था, लाया गया था, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें कौन से ईयर में लाया गया था, 1961 में बेसिकली अर्जुना अवार्ड जो है ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज लाई हरोबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो लाई हरोबा फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, ये मणिपुर में बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। Who among the following was one of the leader who was instrumental in convincing Mahatma Gandhi about the need to start non-cooperation movement in support of खिलाफत, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 शौकत अली। शौकत अली के द्वारा बेसिकली किया गया था, इन्होंने कन्विंस किया था महात्मा गांधी को अबाउट द नीड टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम इपोनिमस हेडक्वार्टर टाउन फाउंडेड बाय डैश इन द 14th century हु नेम्ड इट आफ्टर हिज सन फतेह खान, तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है डिराइव इट्स नेम फ्रॉम इपोनिमस हेडक्वार्टर टाउन फाउंडेड बाय, तो ये बेसिकली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट या कह सकते हैं फतेहाबाद जो है ये किनके द्वारा जो है बेसिकली फाउंड किया गया था, और ये भी यहाँ पे एक हिंट है, ये बेसिकली उनके सन के नाम पे फतेह खान के नाम पे बेसिकली ये सिटी फाउंड किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है ये है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है फतेहाबाद जो है ये बेसिकली सिटी ये बेसिकली इसका खोज किया गया था। With which of the following sport do you associate the term 16-yard hit? तो 16-yard hit जो है ये कौन से बेसिकली स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये जो है फील्ड हॉकी से बेसिकली रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। मेहरुन्निसा हु वाज नोन एज नूर जहां वाज द वाइफ ऑफ, तो यहाँ पे 2 हिंट दिया गया। अगर आपको पता है नूर जहां बेसिकली किसकी वाइफ थी तो ये थी जहांगीर की, तो सिंपल सा बात है, क्वेश्चन कभी कभी जो है आपको टफ लग सकता है लेकिन यहाँ पे 2 हिंट है। ये भी याद रखना नूर जहां का जो बेसिकली नाम था ये था, मेहरुन्निसा भी इनका एक नाम था। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट वॉज रीनेम्ड एज, तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है इसे कौन सा जो है बेसिकली अब इसका नाम क्या है, इसका जो नाम है ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट, इसका बेसिकली नाम है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। आंसर लेक इज लोकेटेड इन, तो आंसर लेक बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल ये बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सवाल बन सकता है, एग्जाम में आगे भी बने हैं। किंग हर्षवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, यहाँ पे पूछा गया है बेसिकली इनके ब्रदर कौन थे, तो इनके जो ब्रदर थे ये थे राज्यवर्धन, इनके ब्रदर थे जो कि पहले किंग थे, लेकिन इनके डेथ के बाद जो है किंग हर्षवर्धन जो है ये थ्रोन पे बैठते हैं ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज। 14 दलाई लामा रिसाइड्स इन, तो ये 14 जो दलाई लामा है ये कहाँ पे रहते हैं, ये बेसिकली धर्मशाला में रहते हैं। धर्मशाला कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। एक बात यहाँ पे जरूर इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखना, किंग हर्षवर्धन जो है ये कौन से डायनेस्टी से थे, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। एक क्वेश्चन काफी बार बना है, किंग हर्षवर्धन जो थे कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी सवाल पूछा जा रहा है कोशिश करना है कि उसका सही जवाब एटलीस्ट अगर आपको पता है ना तो जरूर दे, नहीं पता है तो एक बार इंटरनेट में जरूर रिसर्च कर लें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए हम आपसे जो है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इसका आंसर देने का जो है कह रहे हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स एंड मैनग्रोव्स आर फीचर ऑफ डैश डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सिंपल सी बात है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगा क्योंकि डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, कोरल रीफ है, मैंग्रोव्स है, दे आर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं होगा, स्पीसीज नहीं होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। IPR 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ डैश 5-year प्लान ऑफ इंडिया, तो IPR का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, इस तरह का क्वेश्चन बना था IPR 1956। अगर फुल फॉर्म भी आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आप सही जवाब भी शायद नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये शायद कोई कोड है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है डिटेल में उन्होंने जो है इसका आंसर दिया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956, और ये कब लाया गया था, ये सेकंड 5-year प्लान के द्वारा जो है दौरान जो है लाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, सेकंड 5-year प्लान के दौरान ये लाया गया था। और सेकंड 5-year प्लान कब से कब का था, 1956 से लेकर 1961 के बीच में ये चला था। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो है अब सेकंड 5-year प्लान, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखना, क्यों लाया गया था ये सब बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ना है। जितने भी 5-year प्लान्स हैं पढ़ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल बनते हैं। द डैश सुल्तानेट वॉज रूल्ड बाय
सार्की डायनेस्टी। तो कौन सा सल्तनत जो है ये रूल किया जाता था बाय सार्की डायनेस्टी? तो इसका जो सही जवाब है ये है जौनपुर। जौनपुर जो बेसिकली सल्तनत था, डायनेस्टी नहीं, रियली सॉरी, जौनपुर जो सल्तनत था इसे रूल किया जाता था सार्की डायनेस्टी के द्वारा। और ये जो है जौनपुर अगर सल्तनत देखें तो ये बेसिकली किसके द्वारा जो है खोजा गया था? ख्वाजा ए जहान मलिक सरवन के द्वारा बेसिकली ये जो है ये सल्तनत बनाया गया था। विच लीडर गेव अस द CR फार्मूला? तो CR फार्मूला जो है किनके द्वारा दिया गया था? तो CR फार्मूला जो है दिया गया था सी राजा गोपालाचारी के द्वारा ही जो है ये दिया गया था, इसीलिए इसका इनका नाम से ही ये दिया गया है सी राजा गोपालाचार्य, चौधरी राजा गोपालाचार्य शायद ऐसे कुछ इनका नाम है। एक बार जरूर रीचेक कर लेना, एक बार मतलब रिवीजन करने का टाइम में जो है आप बिल्कुल इनको चेक कर लेना इनका फुल नेम क्या है। शायद इनका फुल नेम है चौधरी राजा गोपालाचार्य, इनका फुल नेम है, इसीलिए इनका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है CR फार्मूला जो दिया गया है। अब CR फार्मूला किससे रिलेटेड है? इन्होंने जो CR फार्मूला दिया था ये किससे रिलेटेड है? इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CR फार्मूला बेसिकली दिया गया था टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन इंडियन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये बेसिकली इस वजह से जो है CR फार्मूला इनके द्वारा जो है बनाया गया था। जो पॉलिटिकल डेडलॉक था इसको जो है बेसिकली सॉल्व करने के लिए बेसिकली CR फार्मूला लाया गया था ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जंजीर ऐदल एट आगरा फोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो जंजीर ऐदल जो है ये किनके द्वारा बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया था? जहांगीर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। और जंजीर ऐदल बेसिकली है क्या? इट इज़ बेसिकली चेन ऑफ जस्टिस। चेन ऑफ जस्टिस जो है इनके द्वारा जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे? आगरा में। सर थॉमस रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स I ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर कोर्ट, तो ये बेसिकली किनके कोर्ट पे आए थे? ये जो है जहांगीर के कोर्ट पे आए थे। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो सर थॉमस रो जो है ही वॉज ए ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स I, और ये किनके कोर्ट में आए थे? ये ध्यान रखना, ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1947। 1947 बेसिकली ये जो है एक्ट बेसिकली पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये पास किया गया था। विच मुगल एम्परर वाज नोन एज जिंदा पीर? तो कौन सा बेसिकली मुगल एम्परर को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर या फिर लिविंग सेंट के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ वुमेन्स रेजिमेंट इन इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस? तो यहाँ पे अगर हम देखें इंडियन नेशनल आर्मी में बेसिकली जो वुमेन्स रेजिमेंट था जो कि बेसिकली बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो ये रेजिमेंट का बेसिकली नाम क्या था? तो ये रेजिमेंट का जो नाम था ये था रानी झांसी रेजिमेंट, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं और इस तरह क्वेश्चन अगर आप आंसर दे के आते हैं ना तो ये आपको सियोरिटी देता है कि हाँ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम। इस तरह के यूनिक क्वेश्चन, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो सब करके आ रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं ना, इस तरह क्वेश्चन आप सही जवाब अगर दे के आ रहे हैं तो यहाँ पे ये जो है आपको जो है रैंक आपको ऊपर ले जा सकता है, ये जो है आपको बेटर स्कोर करा सकता है, सिलेक्शन का चांस आपका बढ़ा सकता है और नौकरी दिला सकता है। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किया है, यूनिक क्वेश्चन को भी लाया है कि जो यूनिक है थोड़ा एडवांस क्वेश्चन उनको ऐड करना जरूरी है। ठीक है। ए टाइप ऑफ कोर्ट कॉल्ड कंता का शोधना वाज प्रिवेलेंट इन डैश अम्पायर, तो ये बेसिकली जो है कौन से बेसिकली डायनेस्टी या इस तरह का कोर्ट जो है ये प्रिवेलेंट था किस बेसिकली डायनेस्टी में या अम्पायर के दौरान? तो ये बेसिकली जो है मौर्यन अम्पायर के दौरान जो है ये बहुत ज़्यादा इस तरह के कोर्ट जो है बहुत ज़्यादा ये फेमस थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो 2 टाइप के कोर्ट हुआ करते थे मॉडर्न डायनेस्टी में। यहाँ से सवाल बिल्कुल बनता है, एक का नाम था धर्माथियास, ये बिल्कुल था DHARMASTHIYAS। ये जो कोर्ट था ना बेसिकली ये डील करता था विद सिविल मैटर्स। और ये जो कोर्ट है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भले ही थोड़ा गलती हो सकता है, कंथा का शोधना, ये कोर्ट जो था ये बेसिकली जो डील करता था ये क्रिमिनल मैटर से ये डील करता था। तो मौर्यन अम्पायर के दौरान 2 कोर्ट हुए करते थे, ये धर्माथियास जो था ये बेसिकली सिविल मैटर्स के साथ डील करता था और ये जो कोर्ट था कंता का शोधना ये बेसिकली जो है क्रिमिनल मैटर से ये डील करता था। पढ़ लेना, यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सीट इन हाउस ऑफ कॉमन? तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है यहाँ आपको पता है एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, एक हाउस ऑफ कॉमन होता है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका आंसर देते हैं फिर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट इंडियन टू विन सीट इन हाउस ऑफ कॉमन्स? तो इसका सही जवाब है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन सीट इन हाउस ऑफ कॉमन्स। अब बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, कि हाउस ऑफ कॉमन जो है बेसिकली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये लोअर हाउस है
और हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ये अपर हाउस है। इसी तरह हमारा जो लोअर हाउस है कौन सा है, राज्यसभा जो है ये सॉरी लोकसभा जो है ये लोअर हाउस है, राज्यसभा जो है ये अपर हाउस है। तो ये सब बिल्कुल ध्यान रखना कि लोअर हाउस कौन सा है, अपर हाउस कौन सा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। इसी तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स जो है लोअर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ये अपर हाउस है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे फ्रेम किया जा सकता है, वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन MP। तो इसका सही जवाब होगा ये भी होगा दादा भाई नरोजी। क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको बेस पता है ना कि हाँ हमने ये पढ़ा था, तो बिल्कुल आप इसका आंसर दे सकते हैं। इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड काथियावाड़ पेनिनसुला। तो काथियावाड़ पेनिनसुला जो है ये कौन से इंडियन स्टेट में आपको देखने मिलेगा, तो ये आपको गुजरात में बेसिकली देखने मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। और काथियावाड़ जो पेनिनसुला है इसको सौराष्ट्र पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम भी याद रखना, विच ऑफ दिस पेनिनसुला इज नॉन एज सौराष्ट्र पेनिनसुला। तो काथियावाड़ पेनिनसुला जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे सौराष्ट्र पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द सोनभद्र केव्स लोकेटेड। तो सोनभद्र केव्स जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये बिहार में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है सोनभद्र जो केव्स है ये किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, किससे रिलेटेड है, हिंदुज्म, किससे रिलेटेड है, इस्लाम। तो ये जो है जैनिज्म से रिलेटेड, ठीक है, ये जैन से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। ये सब क्वेश्चन भी बन सकता है, थोड़ा सा इन डेप्थ एडवांस क्वेश्चन भी बन सकता है। सोनभद्र केव्स जो बिहार में प्रेजेंट है ये जैनिज्म से रिलेटेड है। माधवपुर मेला टेक प्लेस इन। तो माधवपुर मेला बेसिकली कौन से स्टेट में होता है, अगर हम देखें माधवपुर मेला जो है ये ऑप्शन नंबर 4 गुजरात में जो है ये जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। बहुत ज़्यादा फेमस भी ये है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लीडर ऑफ संथाल रिविलियन। तो संथाल रिविलियन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संथाल रिविलियन कब हुआ था, ये डेट याद रखना, 1855 में ये संथाल रिविलियन जो है ये हुआ था। क्यों हुआ था, जो ब्रिटिश थे इनका कॉलोनियल अथॉरिटी और जो करप्ट जमींदारी सिस्टम था इसके लिए जो है ये संथाल रिविलियन हुआ था। ये किनके द्वारा लेड किया गया था, बेसिकली यहाँ पे वन ऑफ द लीडर का नाम भी पूछा गया है। तो सिद्धू मुर्मू और इनके भाई कान्हू मुर्मू के द्वारा बेसिकली ये लेड किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, KNHUMURMU, ये बेसिकली सिद्धू मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू के द्वारा, ये जो दो भाई थे इनके द्वारा बेसिकली ये लीडर थे संथाल रिविलियन का। और ये 1855 में हुआ था। क्यों हुआ था, अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी एंड करप्ट जमींदारी सिस्टम, इस वजह से जो है ये हुआ था। ओलुंग इज ये वैरायटी ऑफ। तो ओलुंग बेसिकली किसका वैरायटी है, जूट का है, कॉफी का है, रबड़ का है, टी का है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 टी। एक टी का जो है एक वैरायटी है। और ओलुंग जो बेसिकली टी है ये खास करके कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, ये चाइना और ताइवान में जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी वैरायटी पूछ लिया जाता है। यूनिक क्वेश्चन है लेकिन बनते हैं। वेयर इज जय हिंद ब्रिज लोकेटेड। तो जय हिंद ब्रिज जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, सबसे पहली बात जो है ये कोलकाता में लोकेटेड है। लेकिन एक पुराना इसका जो नाम है ये है मजेरहाट ब्रिज। मजेरहाट जो ब्रिज है इसी का जो है नाम रखा गया है अब जय हिंद ब्रिज। ये बेसिकली क्यों किया गया है, टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इनका जो है 125th शायद एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए बेसिकली ये जय हिंद ब्रिज इसका नाम रखा गया है। जो पहले था मजेरहाट ब्रिज इसका नाम था, ये कोलकाता में प्रेजेंट है। श्री राजा गोपालाचार्य लेट सॉल्ट सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इनके द्वारा जो है सॉल्ट सत्याग्रह कौन सा स्टेट में बेसिकली लीड किया गया था, तो इनके द्वारा जो है तमिलनाडु में जो है ये लीड किया गया था सॉल्ट सत्याग्रह। हु डिजाइन द लोगो फॉर लोकपाल इन इंडिया। तो जो लोगो है लोकपाल का एक इनके द्वारा जो है बेसिकली डिजाइन किया गया है। इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये जो है प्रशांत मिश्रा के द्वारा जो है डिजाइन किया गया है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 बोध गया। बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड राइट टू। तो आर्टिकल 21A जो है ये बेसिकली किसका राइट प्रोवाइड करता है, राइट टू एजुकेशन को डिस्क्राइब ये करता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, ये यहाँ पे ये मत सोचना कि बार बार हर दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन क्यों पूछ लिया जा रहा है, इसलिए पूछा जा रहा है ताकि आप अपने तरफ से एफर्ट डाले ही डालें। कुछ चीज़ जो है ये जरूरी है, सब कुछ अगर हम दे देंगे तो यहाँ पे आपको भी दिक्कत होगा एग्जाम में, क्योंकि आपने कुछ अपने तरफ से रिसर्च नहीं किया, अपने तरफ से मेहनत नहीं किया। कौन से एज ग्रुप से कौन से एज ग्रुप तक एक कंपलसरी एजुकेशन जो है ये दिया गया है, ये बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु फाउंडेड द तरन तरन साहिब। तो तरन तरन साहिब जो है ये किनके द्वारा बेसिकली बनाया गया था, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 गुरु अर्जन देव जी के द्वारा जो है ये बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पीक इज नॉट लोकेटेड इन नेपाल। तो इनमें से कौन सा हिमालयन पीक जो है ये जो है लोकेटेड नहीं है नेपाल में। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4 कामेत। कामेत जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है,
ये हमारे ही कंट्री उत्तराखंड में जो है ये लोकेटेड है। बाकी ये जो है माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मकालू, ये सारे लोकेटेड हैं नेपाल में। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, FIH का जो है ये हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहाँ पे लोकेटेड है। इसका सही जवाब है, यह है ऑप्शन नंबर 2 स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का बेसिकली जो है यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसी तरह का और एक क्वेश्चन हमने आपके लिए डिजाइन किया क्योंकि ये भी बना है क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लोकेटेड। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 मलेशिया में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बना है, तो एक ही साथ ही हमने यहाँ पे फ्रेम कर दिया आपके लिए ताकि एक साथ आपको यहाँ पे याद रहे। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट्स द पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये बेसिकली 7 शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है। जितने शेड्यूल्स हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पढ़ के जाना, सवाल बनते हैं। बेसिकली 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और 7th शेड्यूल में ये सारे चीज़ जो है डिस्क्राइब किए गए हैं कि यूनियन लिस्ट में कौन सा चीज़ है, एजुकेशन कौन सा लिस्ट में जाएगा, जैसे एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसी तरह जो है यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है, कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आता है, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। द स्टेट इन विच यू विल फाइंड द हाइएस्ट पीक ऑफ डेक्कन प्लेटू, अन्नाई मोदी। तो अन्नाई मोदी जो है ये हाईएस्ट पीक है डेक्कन प्लेटू का, तो ये कौन से स्टेट में बेसिकली प्रेजेंट है। तो इसका जो सही जवाब है, अगर हम यहाँ पे देखें, इसका जो ऑप्शन में देखें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 केरला। केरला इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अन्नाई मोदी जो है ये हाईएस्ट पीक है डेक्कन प्लेटू का और प्रेजेंट है केरला में। Who has the power to recommend the dismissal of state government and suspension or dilution of state assembly। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 गवर्नर। गवर्नर और प्रेसिडेंट अगर देखें तो अगर हम सेंट्रल लेवल में देखें तो यही पावर, अगर हम देखें यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लिखा हुआ होता और सेंट्रल असेंबली अगर लिखा हुआ होता तो ये बेसिकली होता ये पावर प्रेसिडेंट के पास, और यही अगर स्टेट में देखा जाएगा तो ये पावर गवर्नर के पास होता है। और गवर्नर जो है किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, इसके ये जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं। ये भी सवाल बना है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक इथिकल रिलीजन। तो इथिकल रिलीजन जो है इसके ऑथर कौन है, तो इसके जो ऑथर हैं ये है महात्मा गांधी। काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन बना है, बहुत ज़्यादा कॉमन ये है। द डैश रेट मेजर्स द राइजिंग प्राइस इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी। तो इसका जो सही जवाब है ये है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जितने भी इन्फ्लेशन है, वेज इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, उसके अलावा बॉटलनेक इन्फ्लेशन, इनको पढ़ के ही जाना, सवाल यहाँ से पूछा जाता है। सिंपल अगर डेफिनेशन पता है ना तो इसका सही जवाब देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोर इन्फ्लेशन बेसिकली क्या चेक करता है, कोर इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो कोर इन्फ्लेशन बेसिकली जो करता है ये चेक करता है चेंज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट नॉट इंक्लूड्स दोज फ्रॉम फूड एंड एनर्जी सेक्टर। ये बेसिकली कोर इन्फ्लेशन, इसका डिस्क्रिप्शन ये है। Who among the following economists coined the term हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये बेसिकली टर्म किनके द्वारा जो है ये दिया गया था, कौन से बेसिकली इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया था, तो ये जो है राजकृष्णा के द्वारा जो है ये दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। वेयर इज द फेमस पिलग्रिम स्पॉट ऑफ सिख श्री हरमंदिर साहिब लोकेटेड। तो श्री हरमंदिर साहिब जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, सही जवाब है अमृतसर। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। श्री हरमंदिर साहिब बेसिकली क्या है पता है, ये बेसिकली गोल्डन टेम्पल है। तो ये जो है कहाँ पे लोकेटेड है, अमृतसर में लोकेटेड है। इसे दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। पोचमपल्ली इकात साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल फेमस फॉर देयर ट्रेडिशनल ज्योमेट्रिक पैटर्न बिलोंग टू स्टेट ऑफ। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, पोचमपल्ली इकात साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल, ये जो है बेसिकली तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। शेरशाह वाज कमांडर ऑफ मुगल आर्मी अंडर। तो शेरशाह जो है जिन्होंने सूर डायनेस्टी का जो है ये फाउंडर थे और इन्होंने जो है हुमायूं को भी हराया था। तो ये बेसिकली किनके जो है ये कमांडर थे, कौन से मुगल आर्मी के ये कमांडर थे, तो उसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2 बाबर के ये बेसिकली कमांडर हुआ करते थे। तजुल मसीद द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज रिटन बाय। बहुत ज़्यादा फेमस है, यूनिक क्वेश्चन है ये, और ये बुक बहुत ज़्यादा जो है फेमस है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री जो है डिस्क्राइब करता है ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो तजुल मसीद जो है ये बेसिकली किनके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो सही जवाब है ये है हसन निज़ामी। हसन निज़ामी के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है। ला लीगा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट। तो ला लीगा ट्रॉफी ये जो है कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, बहुत ज़्यादा फेमस ट्रॉफी है, फुटबॉल से ये एसोसिएटेड है। जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस MCQ फॉर RRB NTPC CBT 2 प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें रेस्ट ऑफ जो है आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। पूरा 1000 क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करना और अच्छा से यहाँ पे कंप्लीट करके प्रिपरेशन एकदम तगड़ा करके जाना ताकि एग्जाम क्वालिफाई आप जरूर कर पाएँ और रेलवे में नौकरी जरूर ले पाएँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।